गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर्स। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है कि आप लोगों को अगर किसी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं। और ये आप लोग के लिए सबके लिए है, ये आप लोग अकेले के लिए नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को लगता है कि अगर आपको टॉपिक में या कहीं भी इसमें या कोई एनी अदर टॉपिक में प्रॉब्लम है, सवाल में प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। इंस्टा पर पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, ट्विटर पर तो खैर आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जवाब देना फिर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम ट्विटर कम चलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए क्या करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज है 21 जून, आज है कौन सा डे? आज है विश्व योग दिवस, ठीक है। आज क्या है? विश्व योग दिवस है। आज पूरे देश में क्या किया जाएगा? योग को प्रोत्साहन किया जाएगा, उसको मनाया जाएगा, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हुए करते हैं पहला पॉइंट, थोड़ा सा सही कर लें इसको। भारतीय टूटे चावल का, भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा, ठीक है, भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक बना चीन। आयातक बना चीन, ठीक है। क्या हुआ? भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक बना चीन। चीन ने क्या किया? भारत से सबसे ज़्यादा टूटे चावल को क्या किया? खरीदा गया, ठीक है। इस वर्ष में और अगले कोरोना के वक्त में भी देखा गया कि चीन ने क्या किया? सबसे ज़्यादा अपने यहाँ से कौन से टूटे चावल खरीदे, ठीक है। किसने खरीदे? चीन ने खरीदे। इसने 2021-22 में कुल निर्यात, मतलब भारत के यहाँ से कितना निर्यात हुआ इसके पास? 212.34 LMT। LMT का मतलब कितना हुआ? 16 लाख 16 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। कितना? 16 लाख मीट्रिक टन क्या हुआ? भारत ने क्या किया? चीन को चावल बेचे, ठीक है। कितने, कौन से चावल बेचे? टूटे हुए चावल क्या किए? भारत ने चीन को बेचे। कितने? 16.34 लाख मीट्रिक टन क्या हुआ? चीन को इन्होंने, भारत ने क्या किया? चावल बेचे। और 16.3.4 LMT में से 97% टूटा हुआ चावल था। टूटा हुआ चावल था। मतलब कि अब चीन क्या कर रहा है? टूटे हुए चावल से क्या करता है? ये सबसे ज़्यादा अपना बाजार क्या करता है? खड़ा करता है। किस तरह से करता है? खाने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा यूज़ करता है टूटे हुए चावल। जैसे कि आप पॉपकॉर्न वगैरह ये खाते हो, ये सब टूटे हुए चावल के बनते हैं, ठीक है। तो और टूटे हुए चावल की बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में अधिकतर अवेलेबल हैं, वो टूटे हुए चावल से ही अवेलेबल है। तो वही चीज़ें क्या करती हैं? इसमें बनती हैं। कितनी? 97% क्या होती हैं? टूटे हुए चावल से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी? 97% चीज़ें ये बनाई। और सबसे पहले, अब आप एक चीज़ पूछोगे कि पहले भारत से जब टूटे हुए चावल थे तो सबसे पहले कौन खरीदता था? तो भारत से पहले अफ्रीका देश, अफ्रीका देशों को निर्यात करता था, और अभी भी करता है। मगर ये है कि टूटे हुए चावल नहीं, अब साझे चावल अब निर्यात करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गरीबी है, ठीक है। अधिक से अधिक क्या है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, और क्या है? गरीबी के रूप में एक तरह से उभरा हुआ, मतलब बहुत गरीब देश है एक तरीके से। अफ्रीका में बहुत जगह बहुत गरीबी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। इसमें ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं। देखिए,
आप सीधी कहोगे भारतीय के टूटे चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? हाल ही में भारत के टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? तो आप कहोगे चीन बना। कौन बना? चीन बना। कितने परसेंट चावल टूटे हुए थे? तो 97% चावल क्या थे? टूटे थे। कितनी क्वांटिटी थी? अगर LMT में आया तो 212.10 और लाख मीट्रिक टन में आया तो 16.34 मीट्रिक टन। ठीक है, और 16.34 LMT में से 97% क्या था? टूटा हुआ चावल था। और अब ये कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ठीक है, कौन बन गया है? चीन। अपन सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं टूटे हुए चावल। इससे पहले कौन सा था? आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे टूटे हुए चावल का भारत का सबसे बड़ा निर्यातक रूप में पहले कौन था? तो आप कहोगे अफ्रीका देशों में। अफ्रीका देशों मतलब कि सारे देश का, उसमें अफ्रीका में पूरे महाद्वीप में जो भी देश थे तो अधिकतर वही खरीदते थे। ठीक है, एक देश का प्रॉपर नाम नहीं ले सकते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, ठीक है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। ठीक है, क्या किया गया? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। अब आप पूछोगे विश्व शरणार्थी दिवस क्यों है? शरणार्थी मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके देश में कोई पीड़न हो रहा है आपस, ठीक है, और आपको लगता है कि हम वहाँ पर क्या कैसे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? अपना घर द्वार रिश्तेदार सबको छोड़कर क्या करोगे? दूसरे देश में क्या करोगे? पलायन करोगे या चले जाओगे। तो उसी को कहते हैं शरणार्थी। और दूसरा देश क्या करेगा? आपको उस अपनाएगा। जरूरी नहीं है कि अपना हर कोई देश। ठीक है, और अगर वो अपनाता है तो वो शरणार्थी की श्रेणी में आता है व्यक्ति। ठीक है, जैसे कि म्यांमार से, जैसे भारत से ये तमिल गए थे यहाँ पे, कहाँ पे? ये श्रीलंका। तो वहाँ पे क्या हुआ था? तमिलों को क्या किया था? भगा दिया गया था, या 39,000 तमिलों को श्रीलंका में द्वारा क्या किया था? मार दिया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ? सरकार ने इस चीज़ के ऊपर गहरे कदम उठाए, और अब सरकार ने इसके ऊपर गहरे कदम उठाए और तमिलों को वहाँ से निकाला। अधिक से अधिक तमिलों को निकाल पाए, क्योंकि वहाँ पे लोग जा रहे थे तो उन लोगों को किसी न किसी वजह से उनको मतलब मार दिया था। 40,000 तमिलों को बहुत बुरी तरह से मारा था वहाँ पे, भारत इंडिया के। ठीक है, तो ये होता है, इंडिया इस चीज़ का बदला नहीं लेगा? लेना तो चाहिए, मगर नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण होते हैं जिस चीज़ को बदला नहीं लेता। अब जैसे आपको ये देश में कोई जुर्म हो रहा है तो भारत क्या करता है? भारत के पास अगर आप आते हो, हम कहते हो कि सर हमारे इसमें इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है और हम आपके देश में रहना चाहते हैं, तो आप रह सकते हैं। ठीक है, आपको आपको वहाँ के वो छोड़नी पड़ेगी नागरिकता, और यहाँ पे नागरिकता क्या करनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? भारत के निवासी बन जाओगे किसी भी। उसमें 2-3 प्रकार से निवास के लिए क्या है? 2-3 प्रकार से क्या है बताया गया कि किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन लोग। इसी में चलते हैं अंदर डीपी में। ठीक है, क्या किया गया? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। कितनी तारीख को मनाया गया? 20 जून को। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, और ये कब से मनाया जाता है? सॉरी, ये 2001 से संयुक्त महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। इसमें क्या है? लोगों को उनके देश में संघर्ष के कारण उनकी साहस व
ताकत को ताकत का जश्न मनाता है। ठीक है, मतलब कि लोगों को उनके देश में संघर्ष के कारण उनकी साहस व ताकत का क्या बनाता है, जश्न मनाता है। मतलब कि वो अपने देश में इतना संघर्ष झेलने के बाद भी क्या रहे, दूसरे देश में आने के लिए मतलब अपने देश में इतने टाइम तक बने रहे अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए। मगर जब उनसे जब अति होने के बाद फिर क्या हुआ, अपना देश छोड़ दिया। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या किया गया, इस जश्न को मनाया गया, एक तरीके से जश्न के रूप में बताया गया। इसका थीम क्या रखा गया, इसका 2022 का थीम क्या है, इसका थीम बताते हैं आप लोग। इसका थीम है राइट टू सीक सेफ्टी, राइट टू सीक सेफ्टी। ठीक है, राइट टू सीक सेफ्टी। ठीक है, ये क्या है, यहाँ का एक तरीके से वो जश्न के रूप में मनाया जाता है, राइट टू सीक सेफ्टी। ठीक है, राइट टू सीक सेफ्टी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है, थीम के रूप में क्या है, देखिए क्या वो लोगों को क्या होता है वहाँ पे, लोगों को देखिए कि कोई देश से लोग जब तक नहीं जाते जब तक कि उनको ऊपर वहाँ पे ज़्यादा जुर्म ना हो उनके ऊपर, या उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आप भी अपना घर तभी छोड़ोगे जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उसी को देखते हुए इस चीज़ को बताया गया है कि जब तक शरणार्थी का मतलब ये है कि दूसरे देश में जाके शरण लेना। तो अपने देश में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जिसके देश में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो दूसरे में देश में जाके शरण लेता है। जैसे कि श्रीलंका में प्रॉब्लम है तो लोग वहाँ से भागकर इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को देखा जाता है बहुत ज़्यादा तरीके से। ठीक है, तो ये कोई वो बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, मगर विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में इस चीज़ को बनाया गया और इससे लोगों को क्या किया गया, जागरूकता के प्रति किया गया कि हमें अपने देश के प्रति क्या रहनी चाहिए, सजग रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हमारे देश को कुछ बर्बादी के उस पर आए तो हम अपना देश छोड़ के जैसे अफ्रीका में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, लोग वहाँ पे क्या करें, मतलब इतना कि लोग फ्लाइटों के ऊपर पंखों पे चढ़ चढ़ के गए। ठीक है, वहाँ पे लोगों ने इतना मतलब संघर्ष देखा कि वहाँ के लोग भाग गए। अब वहाँ पे एक तरीके से एक मुक्त मुल्क के रूप में ना रहकर एक वो मतलब आतंकवादी संगठन के रूप में हो गया, मतलब एक तरीके से बर्बादी, मतलब एक तरीके से भूल को परचम पे वहाँ पे लहर आ गई। ठीक है, और अब आगे क्या होगा इस चीज़ को लेकर कोई कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि देखिए जिस देश में अब इस तरह से घटनाएं घट जाए, वहाँ पे अफीम, गांजा, मांझा इस प्रकार की खेती हो, तो वहाँ पे किस प्रकार का व्यापार होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग। ठीक है, ठीक है, श्रीनगर में सैंतालीसवीं GST परिषद की बैठक क्या हुआ, श्रीनगर में क्या हुआ, 47वीं GST परिषद की क्या हुई, बैठक के रूप में देखा गया। क्या श्रीनगर में क्या हुआ, श्रीनगर में 47वीं GST परिषद की बैठक के रूप में क्या किया गया, देखा गया। इस चीज़ को बताया गया कि हम GST की पद्धति, मतलब GST किस प्रकार से राज्य पर लागू करें और किस प्रकार की यहाँ की दरें होनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर सरकार इस चीज़ पर विचार कर रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी ना तो कोई रोजगार है, ना किसी प्रकार का कोई है कुछ, मतलब इतना ज़्यादा है। तो वहाँ पे सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम इस राज्य को GST में किस प्रकार से ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग टैक्स भी नहीं देते। कहाँ से देंगे टैक्स, कोई फैक्ट्री या कुछ हो तो वहाँ पे टैक्स दें। ठीक है ना, इतना ज़्यादा वहाँ पर वो नहीं है। तो इसी प्रकार को देखते हुए सरकार इस चीज़ को बैठक कर रही है, उसका नया अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देखने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, कि जिससे कि आने वाले समय में किसी राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य पर
सवाल ना उठाया जाए और आने वाले समय में ये भी क्या हुआ, जीएसटी के दायरे में आ जाए। क्या मतलब श्रीनगर, या मतलब पूरा श्रीनगर नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर क्या हुआ इसके दायरे में आ जाए जीएसटी के। और यहाँ की दरों को किस प्रकार से डिसाइडेड की कि यहाँ के विकास में वो सहायता की कि अभी सरकार अगर पैसा देती रहेगी किसी राज्य को, तो दूसरे राज्य कहेंगे जब आप इसको पैसा दे रहे हो, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ हमें भी देना चाहिए ना। तो इस चीज़ के लिए सरकार क्या कर रही है, वहाँ पे जीएसटी की दरों को क्या कर रही है, एक अच्छे तरीके से क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है कि हम किस तरीके से यहाँ से जीएसटी लगा सकते हैं, किन किन चीज़ों पर हमें फ़ायदा है। वहाँ पर सेब की खेती अच्छी होती है, एक किसान पे इतना नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए सरकार टैक्स के प्रति क्या रही, सचेत हो रही है, ठीक है। सरकार के टैक्स के प्रति क्या हो रही है, सचेत हो रही है। और इसी के क्या करने के लिए हो रही है, वहाँ पे 47वीं बैठक। और ये श्रीनगर में सेकंड बैठक है, ठीक है। क्या हुआ, श्रीनगर में क्या है, सेकंड बैठक के रूप में जानी जाती है। उसमें किस लिए की गई है, दरों को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया, इसको मतलब किया गया, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की, जीएसटी की अध्यक्षता किसने की, ये की अध्यक्षता वित्तीय मंत्री, ठीक है। अब आप ये नहीं पूछोगे कि वित्तीय मंत्री कौन है, ठीक है, इसलिए नहीं पूछोगे क्योंकि आप सबको वित्तीय मंत्री के बारे में पता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। और इसमें से कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी अगर आपसे बोला नहीं जाए तो आप लोग पहले ही कर दीजिएगा, जैसे वीडियो खोलो तो वैसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दो हज़ार 21 में क्या हुआ, नवीकरणीय ऊर्जा परिधानों में क्या हुआ, भारत कौन से तीसरे स्थान पर हुआ। अगर आपसे कभी क्वेश्चन अभी एसएससी एमटीएस का पेपर आया तो उसमें पूछा जाए कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा परिधानों में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो आप कहोगे तीसरा। कौन सा स्थान रहा, तीसरा स्थान रहा। कौन सा, 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा परिव्यवधानों में कौन सा भारत का स्थान कौन सा रहा, तीसरा स्थान रहा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। इसको किसके द्वारा बताया गया है, इसको बताया गया है रियान 21 के द्वारा, ठीक है। रियान 21 की रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। और ये है क्या, 21वीं
सदी के लिए 21वीं सदी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क को प्रकाशित करता है। ऊर्जा नीति ऊर्जा नेटवर्क नीति को क्या करता है, प्रकाशित करता है। और अभी कुल सौर ऊर्जा प्रावधानों में भी इस रिपोर्ट ने बताया कि अभी भारत स्थान पर है। भारत अभी कुल सौर पर 2021 में 2021 के बाद 3rd स्थान पर आ गया। और भारत इससे कितनी ऊर्जा बनाता था, 15.4 गीगा वाट। ठीक है, 15.4 गीगावाट क्या बनाता था, भारत ऊर्जा बनाता था। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना कि भारत कितनी ऊर्जा बनाता था, 15.4 गीगावाट क्या करता था, भारत ऊर्जा बनाता था इसके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के लिए इसमें एक लास्ट पॉइंट और है, क्योंकि इसके बाद अगर आपको ज़्यादा, देखिए पॉइंट जितने ज़्यादा होंगे आपका उतना मज़ा आएगा, मगर पॉइंट जितने कम होंगे, जितना डीपली समझोगे उतना अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेशनल रीडिंग डे मनाया गया। ठीक है, नेशनल रीडिंग डे मनाया गया। ये किसके द्वारा मनाया गया, ये पूरी सरकार द्वारा मनाया गया। ठीक है, विश्व स्तर पर नहीं, नेशनल बनाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल स्तर पर, देश के स्तर पर, इंटरनेशनल नहीं। ठीक है, देखिए केरल की साक्षरता प्लस पुस्तकालय आंदोलन के जनक, क्या नाम है इनका, PN पाणिकर के जन्म दिन पर इनने क्या किया था, केरल नाम है, साक्षरता और पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने उसके लिए क्या किया, संघर्ष किया, और इनके संघर्ष का आज फल देखा जा सकता है। ठीक है, और ये सरकार और इनके संयोग से क्या किया, इसको पूरे उसमें मनाया जाता है। ठीक है, इनके फाउंडेशन के संयोग द्वारा पूरे विश्व में, मतलब पूरे नेशनल में मनाया जाता है। कौन सा, नेशनल रीडिंग डे। इसमें क्या, बच्चों को क्या होता है, फ्री किताबें या उनको पुस्तकालय में कम से कम फीस पर क्या हुआ जाता है, पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, और लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, और उनको वो किताबें अवेलेबल कराई जाती हैं जो कि जिससे उनके ज्ञान और उनका क्या हो, तर्क विकास अच्छे से हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज के लिए आपको इतना ही, और नेक्स्ट पॉइंट आपको कल दिए जाएंगे। आपको अभी इसमें करंट अफेयर ही मिल पाएगी, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, और क्योंकि थोड़ा हमें आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब नहीं आ रहा, तो थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।